हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अंदर आज हमें डिस्कस करना था C4 पाथवे, जो आपको डार्क रिएक्शन स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में तो दो पाथवेज थे, साइक्लिक ETS, नॉन साइक्लिक ETS। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन में 3 पाथवे होते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे और कैम पाथवे। तो C3 पाथवे को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथवे। अब कुछ प्लांट्स ने अपने आप को, मैंने उसमें बताया था आपको कि जो आपका RUBP है वो CO2 से भी कंबाइन कर सकता है और वो ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है। ठीक है, CO2 से कंबाइन करके PGA बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन का होता है, और इससे बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो 2 कार्बन का होता है। इसके अंदर अगर ये प्रोसेस होता है तो हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल वेस्ट होती है और ग्लूकोज की बनाने की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो जो C3 पाथवे है उनके वो जो है वो लेस इफ़िशिएंट होते हैं और उनके अंदर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, देखो ग्रीन लीफ के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा रहती है, पर जैसे जैसे डे इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो CO2 के प्रोसेस के साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। अब लीफ को रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ATP चाहिए। रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 रिलीज होगी, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे RUBP CO2 को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, और इस टाइम पे हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। कुछ प्लांट्स ने इस वेस्टेज को और अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए इस प्रोसेस से अपने आप को अडेप्ट किया है, और वही एडेप्टेशन ही है हमारा C4 पाथवे। C4 प्लांट्स के अंदर C4 पाथवे प्रेजेंट होता है। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता? वो स्पेशलिटी है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है बुके, सराउंडेड। ठीक है, जो आप देखते होंगे क्रिसमस पे और इसमें जो ट्री पे बहुत बड़ा सा गोल गोल सा लगा रहता है, दैट इज योर बुके, जिसे आप क्रेंज बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी हमें लीफ के अंदर ऐसी एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसे हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो एक डबली वेस्टफुल प्रोसेस है, इसके बारे में ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो अब हम उस वेस्टेज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये आपका वैस्कुलर बंडल है, इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेल्स सराउंडेड रहती हैं। ठीक है, ये सेल्स वेस्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं इसे बंडल शीथ सेल्स। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सराउंड किए हुए हैं, इसीलिए हमने इन्हें बोला बंडल शीथ सेल्स। इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है आपका एंजाइम रूबिस्को। इन बंडल शीथ सेल्स के पास प्रेजेंट है एंजाइम रूबिस्को और यहीं पर प्रेजेंट है RUBP। अब लीफ क्या करने की कोशिश करती है? लीफ करने की कोशिश करती है कि जो ये आपका रूबिस्को और RUBP है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये RUBP को ऑक्सीजन से कंबाइन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनने सेल्स को डिवाइड कर लिया। कुछ सेल्स को कहा कि आप वेस्कुलर बंडल को चारों तरफ से सराउंड करके रहो और उसे कह दिया बंडल शीथ सेल्स, और वहाँ पर इनने एंजाइम डाल दिया RUBP और रूबिस्को, और कहा कि अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं आने देंगे। नीचे की तरफ लीफ में हमेशा लोअर सरफेस पर स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, अपर सरफेस पे ना के बराबर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं।
तो जब लीफ पे नीचे की सरफेस की तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि स्टोमेटा से यहाँ पे तुरंत ऑक्सीजन आ रही होगी। इन मेसोफिल सेल्स क्या करती है कि यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है पेप्केज, जो आपके पेप को फॉस्फोइनोल पायरुवेट को CO2 से तुरंत कंबाइन कर देता है। ये पेप्केज ऑक्सीजन के लिए कोई एफिनिटी शो नहीं करता, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती रहती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और प्रोड्यूस करती रहती हैं ATP। और आपका जो रुबिस्को है वो बेचारा यहाँ बंडल शीट सेल्स में रह जाता है और कांटेक्ट में ही नहीं आ पाता ऑक्सीजन के, और इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना के बराबर या बिल्कुल कम होता है इन C4 पाथवे। C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। एक्चुअल मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये आपके लीफ की 2 सेल्स हैं मान लीजिए। बेटा मेसोफिल सेल्स यही नहीं रहेगी, पूरे इसको कवर किया रहेगी, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप समझ जाइए, सेल्फ अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं है कि ये इतनी सी होगी और यहाँ पर ये पूरा कवर्ड होगा, ठीक है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सुनना है। तो देखिए ये आपकी 2 सेल्स हैं, एक मेसोफिल सेल्स है और एक आपकी बंडल शीट सेल्स है। यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन आती रहेगी, वो अलग बात है, वहाँ से ऑक्सीजन आएगी, वहीं से CO2 आएगी, ठीक है। मेसोफिल सेल में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही आपकी CO2 आती है, उस CO2 को पेप्केज एंजाइम जो है वो कंबाइन करा देता है पेप के साथ। इस पेप के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर डिटेल में बात करें तो हम इसे बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। और जब आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन कराऊंगी तो आपको बताऊंगी फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो जो ये CO2 है ये पेप के साथ कंबाइन करती है, 3 कार्बन के साथ कंबाइन करती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्केज। उसमें रुबिस्को था, 5 कार्बन कंपाउंड था RUBP और CO2 को कंबाइन कर रहा था। वहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था PGA, दैट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इसलिए आपने उस साइकिल को नाम दिया था C3 साइकिल, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का था। यहाँ पर पेप के अंदर 3 कार्बन फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक CO2 अटैच किया विद द हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम, बन गया 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो 4 कार्बन का है, इसीलिए हमने इसे बोला C4 पाथवे। ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। वहाँ पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, दैट वाज योर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसको हमने नाम दिया C3 पाथवे। यहाँ पर सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। C4 पाथवे और C3 पाथवे और कैम पाथवे की एक टेबल दी थी मैंने आपको, अब आपको समझ आ रही होगी कि उस टेबल की क्या इंपॉर्टेंस थी। वहाँ पर सबसे पहले RUBP है जो CO2 के साथ कंबाइन करता है, यहाँ पर पेप है जो पहले CO2 के साथ कंबाइन करता है, वो 5 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम था, यहाँ पर पेप्केज एंजाइम था, ठीक है। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बंडल शीट सेल में नहीं एंटर कर सकता, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में। इस मैलिक एसिड के अंदर कैपेसिटी है टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रीच द बंडल शीट सेल। तो जैसे ही ये मैलिक एसिड बनता है, ये मैलिक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बंडल शीट सेल में चला जाता है। बंडल शीट सेल में रीच करते ही ये मैलिक एसिड ब्रेक करेगा। अब देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनेगी तो रिडक्शन की प्रोसेस होगी, और इस रिडक्शन की प्रोसेस के लिए आपको NADPH, दैट वाज योर रिड्यूसिंग पावर, यहाँ पर यूटिलाइज होगी, ठीक है। ये मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, याद रखें। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का है।
जैसे ये मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में पहुंचता है वैसे ये ब्रेक हो जाता है CO2 में और पैक में। पैक के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है। ये CO2 दोबारा से आपके नॉर्मल साइकिल, कैल्विन साइकिल या फिर C3 पाथवे को फॉलो करके ग्लूकोज की सिंथेसिस कर देता है और ये पैक वापस रीजनरेट कर देता है टू रिसीव द CO2। रीजनरेशन के लिए आपको ATP की जरूरत पड़ेगी। C4 पाथवे को सबसे पहले साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसे हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। उसको हम कैल्विन साइकिल या कैल्विन पाथवे कहते हैं क्योंकि वो कैल्विन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब यहाँ देखो, जो आपका रुबिस्को एंजाइम है वो यहाँ प्रेजेंट होगा बंडल शीट सेल के अंदर। मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में भी नहीं आता और इसीलिए C4 पाथवे के अंदर कोई भी फोटो रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए C4 पाथवे जो हैं वो मोर एफिशिएंट हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। आपके एरिया में बात करें मेज़, शुगर केन, बाजरा, ये सारे प्लांट्स C4 पाथवे को फॉलो करते हैं, जबकि नीम ट्री, बैनियन ट्री, ये सारे जो हैं ये C3 पाथवे को फॉलो करते हैं। आप इसे NCERT में से और नोट्स में से ज़रूर रीड करें। थैंक यू।